तो इसमें अभी तक मैं बता दूं कि 40 रिव्यू अभी तक फाइल हो चुके हैं, 11 स्टेट्स आ चुके हैं विषय पे। सुनवाई है वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। क्यों? इतने सारे स्टेट्स एक साथ आए हैं रिव्यू पिटीशन, और 11 स्टेट्स का आना 25 लाख शिक्षकों का प्रभावित हो रहा है इस केस से। इस ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए हमारी जायज और तर्कसंगत मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भास्कर तिवारी। नवोदित भास्कर में आप सबका स्वागत है। इन दिनों टीईटी को लेकर के शिक्षकों के अंदर में एक अलग सी असमंजस की स्थिति बनी हुई। सवाल यह है कि क्या जो टीईटी से पीड़ित शिक्षक हैं, यानी कि जो अनिवार्यता लागू की गई है, उनको न्याय मिल पाएगा? इन तमाम विषयों को लेकर के जो देश भर के तमाम शिक्षक हैं, उनका पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डेरा डाल चुके हैं। हमारे सामने, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे संतोष सिंह बघेल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संतोष सिंह बघेल लगातार सरकारी कर्मचारियों को, खासकर जो टीचर हैं टीईटी के, उनको लेकर के उनके पक्ष को मजबूती से रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में है। संतोष जी, पहला सवाल मेरा यही होगा कि जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, अभी जो याचिकाएं भी दायर की गई पुनर्विचार, वो भी पेंडिंग है। ये जो पीड़ित लोग हैं, लोग का मतलब शिक्षक लोग, इन सब को लेकर के क्या संदेश आप देना चाहते हैं और ये लड़ाई कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पोर्टल पे हम शिक्षकों की जो ये समस्या है इसको उठाया और मुझे मौका दिया इस पे बात करने के लिए। तो जैसा कि सभी आप लोग जान रहे हैं कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है जिसमें कि देश के 25 लाख शिक्षक प्रभावित होते हैं, जिसमें उनके लिए टेट की अनिवार्यता के लिए 2 वर्ष का समय दिया गया। जो 5 वर्ष से अधिक जिनकी सेवा बची है उनको 2 वर्ष के अंदर टेट देना, और जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम है उनको टेट से छूट दी गई, लेकिन प्रमोशन के लिए उसको मैंडेटरी किया गया। इस निर्णय से एक जो ट्रामा की स्थिति शिक्षकों में बनी, वो इसलिए बनी क्योंकि जब वो शिक्षक जिस भी नियमावली से एनसीटी की भर्ती, उसमें टेट की अनिवार्यता नहीं थी। कोई भी भर्ती का जो नियमावली होता है वो सापेक्षिक होता है, वो बिल्कुल निरपेक्ष नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता। तो इसमें अभी तक मैं बता दूं कि 40 रिव्यू अभी तक फाइल हो चुके हैं, 11 स्टेट्स आ चुके हैं। 28 में से 11 राज्यों ने अपनी जो है कि रिव्यू पिटीशन फाइल की है, और वो रिव्यू पिटीशन में बहुत सारी ऐसी रिव्यू पिटीशन जो डिफेक्टलेस हो चुकी है, कुछ में थोड़े बहुत डिफेक्ट है जो अपडेशन है, और अब जो है एओआर भी जो अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से, चूंकि आपको पता है कि रिव्यू की सुनवाई चैम्बर में ही होती है, तो चैम्बर में ही माननीय जज साहब के समक्ष एक एप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उत्तर प्रदेश से जो है पुनर्विचार याचिका है, और उनके भी एओआर ने एक एप्लीकेशन दिया है इस विषय पे कि इसकी सुनवाई है वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। क्यों ओपन कोर्ट में होनी चाहिए? मोटर अधिनियम के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे स्टेट्स एक साथ आए हैं रिव्यू पिटीशन, और 11 स्टेट्स का आना 25 लाख शिक्षकों का प्रभावित हो रहा है इस केस से। इस ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए हमारी जायज और तर्कसंगत मांग को जायज बयां करता है। तो हमारी मांग यही है कि जिस तरह से आदेश आया उसमें हमको अपनी स्पष्टता, अपने अभ्यर्थन के विषय पे अपने तर्क और पक्ष रखने का हम ये पूरी अपेक्षा करते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट, हम जानते हैं कि वो कभी एक व्यक्ति के साथ अहित नहीं किया, अंतिम पंक्ति व्यक्ति के साथ, तो इतने सारे शिक्षकों के साथ अहित हो नहीं सकता है। तो इसलिए हमारे जो भी विधिक प्रक्रियाएं हैं वो गतिशील है, और हम ये परीक्षा करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमको ओपन कोर्ट में हमारा पक्ष रखने के लिए सब। आप पक्ष तो रखेंगे, इसमें वकील से आप कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो शिक्षकों के लिए रखवाएंगे, जिसके नाते से संदेश दिया जा सके कि सरकारी शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ, जो खासकर टेट वाले हैं उनके साथ अन्याय हुआ, वो पॉइंट्स जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि लीगल टीम जो हम है, राजेश सिंह जी है और अमित सिंह जी है, ये टीम एक विचारधारा है। जो 6 सितंबर को आदेश आया, तो एक की ये सब्सिक्वेंटली ये टीम इस तरह बन गई जो न्यायिक संघर्ष को, शिक्षकों की इतनी बड़ी संख्या के न्यायिक संघर्ष को लड़ रही है एक साथ। अब मैं बता दूं कि पॉइंट्स क्या है और कौन से हमने वकील जो है कि माननीय काउंसिल को हायर किया, उनसे क्या हमारी चर्चाएं हुई, क्या बहस हुई, काउंटर में हमारे कौन कौन से पॉइंट है। तो अभिषेक मनु सिंघवी जी जो हमारे साथ इस केस को देख रहे हैं, और अभी हम और भी सीनियर काउंसिल्स के संपर्क में है जो इस केस की पैरवी करेंगे। तो बता दो कि पॉइंट्स इसमें ये है कि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैटर है कि 23 अगस्त 2010 में एनसीटी का नोटिफिकेशन आता है। उसके पैरा 4 और 5 में ये साफ साफ लिखा है कि इसके पूर्व जितने भी भर्तियां हुई हैं और विज्ञापन हो रहे हैं, हो चुके हैं, भर्तियां चल रही हैं, वो यथावत रहेंगे। उसमें टेट के मैंडेशन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर वही संशोधित विज्ञापन 2011 में भी 29 जुलाई 2011 में आता है। तो इसके पहले के जो भी शिक्षक साथी हैं उनके लिए एनसीटी चूंकि एक राष्ट्रीय संस्था है जो समय समय पर हर राज्यों में शिक्षक भर्तियों में नियमावली और हर्ताओं का नियमन करती है। तो वहां पे पैरा 4 पैरा 5 में साफ लिखा हुआ है कि एनसीटी जो है वो इसके पूर्व विज्ञापित जितने भी पदों पर भर्ती प्रक्रिया यथावत चल रही है उनसे कोई भी ट्रीटमेंटेशन का विषय नहीं है। अब इसमें 23 जोड़ा गया 23 अगस्त 2010 में, और फिर वही अमेंडेड फॉर्म 29 जुलाई 2011 में। उसमें ये था
कि जो भर्तियां अब होंगी इसके बाद उसमें न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के रूप में टेट लिया जाएगा। उसके लिए फिर 23/2 जो 2017 में आया नवंबर में, उसमें क्या था, उसमें यही था कि ये जो भर्ती हुए हैं शिक्षक उनको पहले 5 वर्ष की शिथिलता दी गई, फिर राज्यों को 4 वर्ष की शिथिलता और दी गई कि वो इसमें अपनी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को पूरा कर ले। ये किसी भी तरीके से 29 जुलाई 2011 के पहले के शिक्षकों के लिए एप्लीकेबल था ही नहीं। अब जिसको साक्ष्यों का अभाव कहें या फिर किसी तरीके से एनसीटी के एफिडेविशन की अस्पष्टता कहें, जिस विषय पे ये एक डेविएटेड फॉर्म ऑफ जजमेंट क्रिएट हुआ और जिससे जो है कि ये एक जिसमें कहते हैं कि इतना बड़ा आदेश आया, कर्मचारी इतिहास में इतनी बड़ी संख्या कभी प्रभावित नहीं हुई किसी आदेश से। तो हम पूरी अपेक्षा करते हैं कि ये जो हमारे तर्क संगत, आप देखिए इसमें अगर वो एप्लीकेबिलिटी हमारे लिए होती तो आज 7 वर्ष में हो गए हैं, हमको क्यों नहीं बताया गया? हम तो नॉट एलिजिबल हो गए अगर 2019 में वो अमेंडमेंट अगर कार्य रूप में रहता। दूसरी बात कि 16 वर्षों में अगर 29 जुलाई 2011 पहले के टीचरों के लिए ये वास्तव में लागू है तो फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी कहाँ है, जो राज्य की संस्थाएं हैं वो कहाँ है, अधिकारी कहाँ है जिन्होंने 16 सालों का वैक्यूम ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्रिएट किया, तो वो उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? तो बिल्कुल स्पष्ट मामला है। इसमें सिर्फ इस 29 जुलाई 2011 के पहले के वो शिक्षक हैं, बाद के वो शिक्षक हैं जिनके पास टेट की अनिवार्य अर्हता नहीं है। उसके पहले के जो शिक्षक हैं उनके लिए एनसीटी 2001 के नियमावली से उनकी नियुक्ति हुई है, उसमें बीएड, बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी यही उनके न्यूनतम शैक्षिक का होता है। जी संतोष जी, प्रमुख बात यह है कि जो सरकार का रवैया है वो अपने संसद में भी देखा कि किस तरीके से सरकार ने अपने रुख को रखा है। दूसरी बात यह है कि क्या ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में जब रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होगी तो शिक्षकों को राहत मिल ही जाएगी? क्योंकि जो पॉइंट्स हैं तो वो पॉइंट्स तो पहले भी तो रखे गए होंगे। ऐसा तो नहीं रहा होगा कि दीपांकर दत्ता जी के पास जो माननीय न्यायाधीश थे उनको ये पॉइंट्स बताए नहीं गए होंगे। इन पॉइंट्स के आधार पर जो एक बात कही जा रही है कि क्या इसके आधार पर ही वो शिक्षकों को राहत दे देंगे टेट से, ये बड़ा सवाल है। जी, ये बड़ा सवाल मैं मानता हूँ। कहीं ना कहीं से कुछ इसमें जो पैरवी होनी चाहिए तो हुई नहीं। पहली बात तो ये बता दें कि ये मामला था अंजुमन का और ये था प्रमोशन में टेट की अनिवार्यता को लेकर। कहीं से इसमें सर्वाइवल ऑफ सर्विस के लिए टेट की अनिवार्यता का विषय ही नहीं था, ये प्रकरण ही नहीं था इस सुनवाई। और इस पे मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पे सबसे पहली बात कि हमको नोटिस नहीं दिया गया, हमको पैरवी का अवसर नहीं दिया गया, ना तो हम प्रभावित पक्ष को कोई भी अपने पक्ष में रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए कोई मौका दिया। और एनसीटी कहीं न कहीं से इसमें कहीं न कहीं से लापरवाही हुई जो उसके एफिडेविशन में, या कि वो अपने ही नोटिफिकेशन को स्पष्ट रूप से सबमिट नहीं कर पाई, जिसमें उसने ही 2010 के नोटिफिकेशन के पैरा 4 पैरा 5 में इसके पहले के लोग शिक्षकों के लिए साफ साफ अपने शर्तों में छूट दिया है। सिर्फ उसी को सबमिशन की जरूरत है। हो सकता है कभी कभी कुछ चीज ऐसी होती है कि जिसमें जनरलाइज चीजें हो जाती हैं, तो हमको पूरा विश्वास है कि जब ओपन कोर्ट में हमारी सुनवाई होगी, हमारे काउंसिल इस बात पे पक्ष अपना रखेंगे, एनसीटी सरकार भी इस विषय पे, हमारे अभ्यर्थन के विषय पे, हमारी छूट के विषय पे एनसीटी के द्वारा एक एफिडेविशन सबमिट करेगी, तो निश्चित रूप से हम पूर्ण आस्था रखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि जरूर हमारे साथ जाए जो है न्याय। जी, आपको कब तक लगता है कि ओपन कोर्ट में सुनवाई हो सकती है? क्योंकि याचिकाओं के दायर होने के बाद जिस तरीके से ये केस की जो लिस्टिंग है वो पेंडिंग दिखा रही है। कई सारे वकील ऐसे हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमने तो पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है, लेकिन उसमें केस जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है। तो आपको कब तक उम्मीद लगती है कि हो जाएगा? और इसके नाते से शिक्षकों में भी घबराहट है, तो आप उनको भी जरा जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। पहले तो सभी जो भी हमारे शिक्षक हैं, पहले तो बिल्कुल पैनिक ना हो, क्योंकि ये मामला इतने लाख शिक्षकों का है और ये इस तरह से जनरलाइज होकर सब्सिडाइज नहीं किया जा सकता। कोर्ट पे पूरा भरोसा है, कोर्ट जरूर हमारे इस मांग को सुनेगी, हम लोग रखेंगे उसको। विषय यहाँ पर ये आता है कि तारीख क्या होगी। तो अभी तक बताएं आपको कि 40 रिव्यू दाखिल हो चुके। मैंने आपको बताया कि हमारी लीगल टीम से जो एओआर है उन्होंने भी एप्लीकेशन दे दिया है चैम्बर में मैनेजर साहब को कि इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में हो। एओआर अंकित गोयल जी ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से उन्होंने भी दे दिया है कि अब इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ याचिकाओं में डिफेक्ट रहेंगे भी तो अलॉन्ग विद देयर डिफेक्ट्स ऑल द रिव्यू पिटीशन वुड बी टेबल्ड ऑन द चैम्बर ऑफ द रिस्पेक्टिव जज। सभी एक साथ रखे जाएंगे और ये मान के चलिए कि प्रोबेबली मार्च में ये चैम्बर की सुनवाई लिस्टेड हो जाएगी। जी, मार्च में इसकी सुनवाई लगभग हम सबको भी उम्मीद है कि मार्च में हो जाएगी। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात ये भी तो है
जो शिक्षकों के पक्ष के अलावा जो एक सिनेरियो बनाया गया शिक्षकों के लिए कि शिक्षक तो भाई अयोग्य हैं, उनके आप देखिए कुछ वीडियोस भी वायरल किए गए और ये बताया गया कि शिक्षकों में वो योग्यता नहीं है। ये पूरा एक सिनेरियो बनाया माहौल बना के, और माहौल बनने के बाद ये फैसला है, इसकी जड़ें यहाँ पर हैं। तो आपको ये इस चीज से भी लड़ना पड़ेगा, इसके लिए भी आपने कोई रूपरेखा बनाई है? जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि हमें जहां तक लगता है कि कहीं न कहीं से जो भी विधिक प्रक्रियाएं 5 साल 8 महीने में 2019 से 2025 तक चली हैं, उसमें हमारे पक्ष को उतना मजबूती से नहीं रखा गया। जो भी इम्पैनल्ड हमारे जो काउंसिल है राज्यों के, उस तरह से नहीं रख पाए और कहीं न कहीं से ये डिविडेड फॉर्म ऑफ जजमेंट क्रिएट हुआ। अब इस पे हम ये बताना चाहेंगे, यहाँ पर एक विषय जो आता है कि जब हमारे 23 अगस्त 2010 के छूट के बारे में अगर कोई एविडेशन नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं से माननीय जज साहब के सामने एक मिसपरसेप्शन क्रिएट किया गया कि जिस तरीके से ट्रेंड अनट्रेंड टीचर होते हैं, उसी तरह से टेट और नॉन टेट टीचर, ये एक दो क्राइटेरिया फिक्स कर दी गई कि इस समय रिलेटिवली इस समय यहाँ पर जो टेट टीचर हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं और वेल एडॉप्टेबल हैं आज के एजुकेशनल डिमांड की नाते, और जो भी टीचर नॉन टेट है वो कहीं से कंफर्टेबल नहीं है। ये एक तरह का एक माहौल, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया माननीय जज साहब के सामने कि जो नॉन टेट टीचर है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन जो बच्चों को दिया जा रहा है 2009 का एक्ट से, वो कहीं ना कहीं से कम्पीट नहीं कर पाए, जबकि ये गलत है। मैं आपको बता दूं, आज से 10 साल बाद जरूरी नहीं कि टेट वो एब्सोल्यूट करेगा, वो एक कंक्रीट एक क्वालिफिकेशन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। समय समय पर चीजें एडवांसमेंट और अपडेशन होते रहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी भर्ती जब होती है तो उस समय तत्कालीन विज्ञापन के सापेक्ष जो भी अर्हताएं निर्धारित की जाती है उसको संतृप्त करके ही व्यक्ति उसमें भर्ती होता है। और आज टेट है, 10 से 15 साल बाद जरूरी नहीं कि ये टेट ही एक एब्सोल्यूट क्राइटेरिया हो उसके लिए, एलिजिबिलिटी के लिए और रिक्रूटमेंट के लिए। ये भी अपडेशन में आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो आज ये जो मिसपरसेप्शन बनाया गया किस तरीके से कि जो नॉन टेट टीचर है वो आज के जो एजुकेशनल डिमांड्स है, बच्चों के जो एजुकेशनल प्रोडक्टिविटी है स्कूलों में, उसके लिए कहीं से इनकम्पेटेबल है, वो गलत है। वो मैं आपको बता दूं, सारे टीचर रिफ्रेशमेंट चलते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। आज के हिसाब से आप मोबाइल भी खरीदते हैं तो उसमें 2-4 महीने में अपडेशन आते हैं सॉफ्टवेयर के। तो टीचर्स भी अपने, मैं आपको बता दूं कि वो भी अपडेट रहते हैं उसमें, जो भी शिक्षण कौशल होते हैं, जो स्किल होते हैं, आज जो नए चीजें AI रोबोटिक्स आई हैं, चाहे और भी जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के स्किल होते हैं, उनको अपडेट किया जाता है। इसमें कई 100 करोड़ रुपए हर साल खर्च कर देते हैं MHRD डिपार्टमेंट के। तो उसका क्या मतलब हुआ? अगर अपडेशन नहीं हो रहा है तो फिर क्या मतलब है? तो कहने का मतलब ये सारी चीजें रिफ्रेशमेंट्स के हो रही हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि हमारे साथ बिल्कुल न्याय होगा और हमको ये टेट नॉन टेट 2 कैटेगराइज किया गया है किसी भी तरीके से, वो चीजें दूर, जी वो चीजें तो दूर होंगी और ये उम्मीद सब लोग जता रहे हैं कि बहुत सी चीजें जो है वो पक्ष जो है वो मजबूती से तो रखा नहीं गया। आपके पास एक बहुत मजबूत वकील भी हैं, अभिषेक मनु सिंह भी, जो इस तरीके के केस को बहुत अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं। अच्छा। तो इसमें और कितने राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ और उनका किस तरीके से आप लोग पैरवी कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि ये जो लीगल टीम है ये एक तरह से एक कंपेनिंग है। कंपेनिंग क्या है कि अपने जो भी जुडिशियल एफर्ट्स हैं उनको कार्य रूप देने के लिए, तो हम आपको बताते हैं बहुत सारे स्टेट, हिमाचल है, दिल्ली है और मिजोरम तक है, लद्दाख तक के टीचर, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं। और उसमें कुछ 1-2 स्टेट्स के ऐसे भी मैटर हैं जो MA के विषय हैं, जो मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन का विषय है, जैसे कि RT एक्ट 2019 में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, तो वहां पे यूनियन टेरिटरी वो अगस्त 2019 में बना, तो वहां के लिए जो कट ऑफ डेट है, जो मार्किंग डेट है, वो RT एक्ट से निर्धारित होगी। महाराष्ट्र में जो है कि वो 13 फरवरी 2013 को लागू हुआ RT एक्ट, तो वहां के लिए कट ऑफ डेट वो MA एप्लीकेशन आ गए। इन दोनों स्टेट्स को आप छोड़ के देखेंगे तो हर स्टेट से लीगल टीम को मजबूत करने के लिए, साथ देने के लिए और इस न्यायिक संघर्ष में साथ में प्रतिभागिता करने के लिए हमारे सभी शिक्षक हमारे साथ हैं और हम बिल्कुल विश्वास करते हैं इस न्याय के मंदिर में कि माननीय जज साहब हमारे पक्ष को सुनेंगे और हमारे लिए न्याय देंगे। संतोष सिंह बघेल और राजेश सिंह सुप्रीम कोर्ट में डेरा डाले बैठे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या पहली सुनवाई हो जाने के बाद ही वापस घर जाएंगे या तब तक हम लोग की छुट्टी अभी शनिवार तक की है और हम लोग छुट्टी लेके आए हैं, बस शनिवार के बाद हम लोग फिर जाएंगे, फिर जो भी डेट्स पड़ेंगे, हम लोग भी कर्मचारी हैं, शनिवार तक हमारी छुट्टी थी, इधर भी आए थे, फिर बीच में गए हैं, फिर 3-4 दिन की छुट्टी लेके हम लोग आए हैं। तो हम लोग का डेरा का मतलब यही है कि हम कई विषयों पर यहाँ पे अपने काउंसिल से संपर्क कर रहे हैं और इसको बहुत ही नजदीक से देख रहे हैं, सारे जो भी हमारी इंटरप्रिटेशन है और बहुत सारे काउंसिल से। तो जो एक एग्रीगेट जो हमारा यही मिला कि ये ओपन एंड शट मैटर है, सिर्फ हमको ओपन कोर्ट में सुनवाई का मौका मिले। हमारे बहुत सारे काउंसिल जो है वो बिल्कुल कन्विंस है, वो कन्विक्शन के साथ आएंगे और तमाम शिक्षकों को मैं बताना चाहूंगा कि उनको निश्चित तौर पे इस पे राहत मिलेगी।
और शनिवार तक है, फिर हम जाएंगे। फिर ऐसी अगर स्थितियां बनती है, एक तारीख होती है, तो फिर हम आएंगे, क्योंकि हम लोग इस समय इस संघर्ष में अपना 100% दे रहे हैं। हम है, अमित सिंह जी है, राजेश सिंह जी है, सभी जी। जी, तो आपने संतोष सिंह बघेल को सुना कि किस तरीके से वो यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से तमाम जो वो सरकारी शिक्षक जो हैं, जो टेट से पीड़ित हैं, अब ये पीड़ित मत कहा जा रहा है, तो हम भी जोड़ देते हैं कि पीड़ित है, उनका पक्ष रखने के लिए मजबूत है। संतोष जी, आपने अपने व्यस्ततम में से बहुत समय दिया हमको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। और आप दर्शकों को संतोष सिंह बघेल की राय, हमारे प्रश्न कैसे लगे, आप जरूर उसको कमेंट में साझा करिए, और आपके जो सवाल है वो आप हमें जरूर मेंशन करिए। हम अगले इंटरव्यू में जरूर उस सवाल को प्राथमिकता के साथ उठाएंगे। नमस्कार।